सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का ये सेट प्रैक्टिस है और आप ये देख रहे हैं, इसमें कुल टोटल 20 सेट के सीरीज दिए गए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक टोटल 18 सेट प्रैक्टिस करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाएं हमारे प्लेलिस्ट से 18 सेट प्रैक्टिस कर लें। यदि आप 18 सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 100% आपका जीके और जीएस काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और जब जीके जीएस यदि आपके मजबूत हो जाएंगे तो 100% आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। और यदि आपका स्कोर अच्छा होगा तभी आप अपने तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। तो यदि आपने रुक्मणी का वॉल्यूम 2 सेट प्रैक्टिस नहीं देखा है, यदि देखा भी है तो एक बार हमारे प्लेलिस्ट से इन वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपके लिए काफ़ी कारगर और हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, हम बिना देर के हुए हम चलते हैं सेट प्रैक्टिस आज 19 की ओर, क्योंकि आज हमारा टेस्ट सीरीज 19 होगा और लास्ट सेट प्रैक्टिस एक और होगा और इस तरह से ये सेट प्रैक्टिस खत्म हो जाएंगे। तो चलिए हम बिना देर के हुए चलते हैं 19 सेट। फ्रेंड्स, तो ये आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज 19। ये रहा आपके स्क्रीन पे टेस्ट सीरीज 19। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 19 को करेंगे और इस टेस्ट सीरीज 19 को आपको करके 100% काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो आप बिना कुछ सोचे और समझे इस सेट प्रैक्टिस को ज़रूर देख लें। एक बार देखने का प्रयास ज़रूर करें और पूरा का पूरा सेट प्रैक्टिस देखें, तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। नो बकवास, सीधा प्रश्न की ओर। स्क्रीन पे जैसा कि पहला प्रश्न दिख रहा है, तो पहले प्रश्न में बोला गया है कि हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखें कि यह सम्मान जावेद अख्तर को दिया गया है। ध्यान रखेंगे, बात कर लेते हैं हम नजमा अख्तर की। तो 2023 में नजमा अख्तर को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। बात कर लेते हैं वहीदा रहमान की। तो वहीदा रहमान को भी ध्यान रखेंगे दादा साहेब फाल्के का लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 में सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं अंबाई अंबाई की। तो अंबाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी को एक साथ आपको याद रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका थीम ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है। तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था। बात कर लेते हैं हम कुछ अन्य फैक्ट्स की। तो ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया की जाकर्ता में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है 2023 में। बात कर लेते हैं हम दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुए हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 यही हुआ है। याद रखेंगे ब्रिक्स का 2024 में जो शिखर सम्मेलन होगा 2024 का, वो रूस में होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि 2023 में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन आयोजित किए गए हैं जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित हुआ है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 3।
3 प्रश्न नंबर में बोला है कि 19 से 31 जनवरी तक खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य के 4 प्रमुख शहरों में आयोजित किए जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन 2024 में किया जाएगा। आगे हम बात कर लेते, ये हो गया है चूंकि अभी हम फरवरी में सेट्स बना रहे हैं, तो जनवरी में ही आयोजित किया जाना था, ये हो चुका है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल का आयोजन 2023 में राजस्थान जोधपुर में आयोजित किया गया था। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा हैप्पी नामक योजना का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखें, यदि आप इसका फुल फॉर्म जानते होंगे तो 100% आप इसका आंसर भी जान जाएंगे। हैप्पी हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हैप्पी का तात्पर्य है हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया है। याद रखेंगे, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मैंग्रोव वनों को बचाने के लिए मिष्टी योजना चलाया गया है। वही ध्यान रखेंगे, कपड़ा एवं उद्योग से संबंधित क्षेत्रों के लिए समृद्ध स्मार्ट योजना का चालू किया गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इसका पूर्ण रूप आता है तो आप आंसर ढूंढ लिए होंगे। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। श्रीलंका का नाम इसमें नहीं आया है, इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ध्यान कर लेंगे फ्रेंड्स कि 2009 में ब्रिक के रूप में इसकी स्थापना हुआ था, ब्रिक, लेकिन 2011 में साउथ अफ्रीका इसके साथ जुड़ गया तो यह ब्रिक्स कहलाने लग गया। इसका मुख्यालय चीन के संघाई में है। वही ओपेक की बात करें तो ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, टकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है और याद रखेंगे यह चीन के झिजियांग स्वतंत्र क्षेत्र में है और कुन्नुल पर्वत तथा पश्चिम उत्तर पामीर तियानसान पर्वत से घिरा हुआ है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो सहारा है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। वही बात कर लेते हैं हम थार मरुस्थल की। एशिया, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है। और ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है वो ध्यान रखेंगे, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर 7, संविधान संशोधन 103वां संशोधन अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को संशोधित किया गया है। ध्यान रखेंगे, ये संशोधन अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में किया गया है। ध्यान रखेंगे कि पिछड़े वर्ग के लिए 10% का आरक्षण, पिछड़े वर्ग नहीं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है, जिसमें जिसमें 15 में 15(6) और 16 में 16(6) जोड़ा गया है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है। क्रे 1
सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में विकसित किया गया था। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जो सीडेक सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा बनाया गया है। परम युवा सेकेंड, परम ईशान, प्रत्यूष आदि भारतीय के सुपर कंप्यूटर है। परम सिद्धि एआई भारत का प्रथम भारत का वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। फुकाकू जापान का विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर था, लेकिन अब अमेरिका का फ्रंटियर सबसे तेज कंप्यूटर है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न इंटरनेशनल मार्लिन अवार्ड से संबंधित कथन है। यह जादूगर के क्षेत्र में ऑस्कर कहा जाने वाला पुरस्कार है। इसका प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पीसी सरकार जूनियर थे। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर दोनों सही है। ये जादूगर के क्षेत्र में ऑस्कर जाने जाते हैं और इसको प्रथम भारतीय पीसी सरकार जूनियर के द्वारा जो है ना प्रदान प्राप्त किए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 10। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर गोविंद शंकर कुरूप, जिसको जी शंकर कुरूप के नाम से जाना जाता है। 1965 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। और ध्यान रखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इस पुरस्कार के विजेता को 11 लाख रुपए और वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। ज्ञान पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत की प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी है। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं के लेखक एवं अंग्रेजी भाषा के लेखक को भी दिया जाता है। अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, लेकिन हिंदी में पूछा जाएगा तो सुमित्रा नंदन पंत हिंदी भाषा में प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 में बोला 31 अक्टूबर 2023 को किसने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। और ध्यान रखेंगे कि उड़ीसा राज्य के राज्यपाल के रूप में रघुवर दास शपथ लिए हैं। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल बन गए। हाल ही में इंद्रसेना रेड्डी नुल्लू को त्रिपुरा का राष्ट्रपति बनाया गया है। और बात कर ले सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल के, तो ध्यान रखेंगे लक्ष्मण आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 में सुमेलित नहीं है, ऐसा बोला गया कि कौन सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है 4 सुमेलित नहीं है, अर्थात ये इजराइल का डॉलर नहीं है। ध्यान रखेंगे चीन का युआन है, ब्राजील का रियाल है और जापान का येन है। ध्यान रखेंगे इजराइल का न्यू शेकेल मुद्रा का नाम है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। चीन का आधिकारिक मुद्रा की बात करें तो रेनमिनबी है, जिसकी इकाई युआन, झाओ और फेन है। युआन, झान, झाओ और फेन है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखक या लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। इसके राइट आंसर नंदिनी दास हो जाएगा। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, जिसे बाफ्टा के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में नवंबर 2023 में सलमान रश्दी को पहला लाइफ टाइम डिसबर्टिंग
द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है सलमान रश्दी को लाइफ टाइम डिसवर्डिंग द पीस अवार्ड। वही जयंती नालिकर को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और जनवरी 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रभा अत्रे को दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर में देखिए, किसने सीएपीएफ कर्मियों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल आवास लॉन्च किया है? ध्यान रखेंगे, श्री अमित शाह सीएपीएफ कर्मियों के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल आवास लॉन्च कर दिया है। कैफ कर्मियों को 2024 तक लगभग 74% अनुपात के आवास से संतुष्ट की जाएगी। इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपको 15 स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ था? ध्यान रखेंगे, इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में। तो 540 बीसी किस शताब्दी के अंतर्गत आएंगे? हालांकि एनसीईआरटी बताता है 599 बीसी। तो दोनों ध्यान आपको रखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसके राइट आंसर हो जाएंगे 6वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है मैथमेटिक्स। चूंकि हम मैथमेटिक्स अभी नहीं करा रहे हैं, आपके डिमांड पर हम मैथमेटिक्स को भी कराएंगे, बशर्ते अभी आप जीके जीएस को अच्छा से देख लीजिए। चलिए हम प्रश्न नंबर 31 की ओर चलते हैं, सीधा जीके जीएस की ओर। तो ये रहा आपका 31 नंबर प्रश्न। हाल ही में आईसीएआर के वैज्ञानिक ने किस नदी में पंगोसियस इकारिया नाम की एक नई प्रजाति की खोज किया है? तो ध्यान रखेंगे, इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे वो कावेरी नदी, जो कि वैज्ञानिक जो कि पंगेसियस इकारिया नाम का प्रजाति है। ध्यान रखेंगे कि कैटफिश की प्रजाति खोजी गई है। ये एक कैटफिश की प्रजाति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 32। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा लोगों के विरोध से अलाउद्दीन खिलजी नहीं चला पाया। खिलजी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन ने, क्योंकि खिलजी वंश के जलाउद्दीन हैं, हालांकि अलाउद्दीन सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। यही कारण है कि यह जो है धर्म को बदलना चाहा, लेकिन उलेमा लोगों ने इसका विरोध कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को यामीन उल खिलाफत नसीरी अमीर उल मोमानिन कहा था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण किया था? सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि इबादत खाना का निर्माण किसने करा था? तो अकबर ने। और किस स्थान पर? तो फतेहपुर सिकरी में। इसने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना 1575 में स्थापना किया। इबादत खाना को हम पूजा गृह के नाम से भी जानते हैं। इबादत खाना में प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा का आयोजन होता था। 1579 में इसने मजहर की स्थापना किया। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। इतना बात ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न है 34। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ध्यान रखेंगे कि सर्वप्रथम कहने वाला बीडी सावरकर है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्र प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे। आरसी मजूमदार के द्वारा ध्यान रखेंगे कि 1857 के विद्रोह के बारे में कहा गया था कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। 1857 के विद्रोह के बारे में डिजरायली ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। वही टी आर होम्स ने कहा था कि यह सभ्य और बर्बरता के बीच संघर्ष है। वही जेम्स आउट्रम ने कहा कि ये हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र है। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 35 है। निम्न में से किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? तो फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक ध्यान रखेंगे सेंट साइमन को माना जाता है। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओमन है और वही फ्रांसीसी साम्यवाद के जनक सेंट साइमन है। भारत के समाजवाद के जनक एम.एन. रॉय है। फेबियन सोशलिज्म के नेतृत्वकर्ता जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। वही समाजवाद के वास्तविक वैज्ञानिक आधार देने वाला व्यक्ति कार्ल मार्क्स है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है बिरजू महाराज का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 37 है ये रहा 37। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है। तो चूंकि दूसरे देश में होगा तभी हमको वीजा लेना पड़ेगा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम तिब्बत में है ये स्थित है, जो कि चीन का क्षेत्र भी पड़ता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मानसरोवर का उल्लेख पृथ्वी पर स्वर्ग तथा अनवप्त के रूप में हुआ है। पशुपतिनाथ मंदिर का नेपाल में है, जो कि काठमांडू में पड़ता है। और वज्र वराही मंदिर भूटान में स्थित है। फलों का उद्यान सिक्किम में है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? याद रखें हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। यह विश्व का सबसे लंबी नदी बांध है। इसकी लंबाई 4800 मीटर तथा ऊंचाई 1600 मीटर है। और सतलज नदी का भाखड़ा नांगल परियोजना स्थापित, ध्यान रखेंगे सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना है चंबल नदी पर, और चंबल परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा दर्रे सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलन नहीं है ये पूछा है बनिहाल। ध्यान रखेंगे बनिहाल सही है, पीरपांजल में है। पीरपांजल और खारदुंगला दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में है। जेलेपला जेलेपला आपको जास्कर में नहीं है, यह सिक्किम में पड़ता है। जोजिला आपको बृहद हिमालय में पड़ता है। तो इस तरह से आपको सभी दर्रे याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर 40 है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इनमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? मतलब किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिए, राइट आंसर हो जाएगा गैस एवं जलपूर्ति को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि खनन, विद्युत और विनिर्माण को सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि प्रवासी स्थान व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है। सुल्तानपुर झील वर्ष 1971 में पंजाब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959 की धारा 8 के तहत
इसे दर्जा मिला था जुलाई 1991 में। ध्यान रखेंगे, वन्य जीव अधिनियम के तहत इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था। बात कर लेते हैं कुछ अन्य की, तो राजस्थान में केवलादेव केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। बात कर ले यदि हम हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में सिम्बरला बारा दर्रा है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, राजाजी उत्तराखंड में और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था? तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था। याद रखेंगे, नवपाषाण काल में पहली बार इस धातु का प्रयोग किया गया था। तांबा एवं पत्थर के उपकरणों के साथ साथ इस्तेमाल होने वाले कारण कालखंड ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्व राजस्थान के अरहार में गिलुंद है। इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित है। तो पुलकेशिन जो है, पुलकेशिन का संबंध चालुक्य वंश से है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बादामी के चालुक्य वंश वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे और पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से ही संबंधित थे। वही वातापी का जो चालुक्य वंश के संस्थापक है वो जैसी है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सर्वाधिक योग्य शासक हुए और सर्वाधिक शक्तिशाली हुए। पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धि ऐहोल अभिलेख में मिलता है और पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को हराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 44। बोला, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित है? तो ध्यान रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखा हुआ पुस्तक विंग्स ऑफ फायर ने इंडिया विंग्स फ्रीडम है। इंडिया विंग्स फ्रीडम, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं कुछ अन्य पुस्तकों की, तो गांधी एंड स्टालिन लुइस फिशर का है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स का है। प्रिंस मैकियावेली का है। रिपब्लिक प्लेटो का है। अमृत और विष अमृतलाल नागर का है। अनटू द लास्ट जॉन रस्किन का है। और विद द पीपल, ध्यान रखेंगे, नानी पालखीवाला का है। और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि बलवन की उपाधि किसने धारण किया था? तो बलवन की उपाधि, ध्यान रखेंगे, उलूग खां ने धारण किया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ने चहलगानी का विनाश किया था। बलवन 1266 से में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और इसने रक्त और लौह की नीति भी अपनाया था। अगला प्रश्न आपका है मैथमेटिक्स। चूंकि हम अभी जीके जीएस करा रहे हैं, इसलिए अब हम प्रश्न नंबर 61 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 61 सामने है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन सा फसल भारतीय मूल की नहीं है? ध्यान रखेंगे, भारतीय मूल का फसल मक्का नहीं है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मक्का पुर्तगाली द्वारा लाया गया है। वही आलू पुर्तगाली द्वारा लाया गया है। गन्ना का जन्मस्थल भारत में ही है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 62। केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल का सचिव होता है। महान्यावादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं महान्यावादी को। और ध्यान रखेंगे, वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन सभी सदन में उसके बोलने का अधिकार होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो राष्ट्रपति होता है। भारत के संवैधानिक रक्षक उच्चतम न्यायालय होते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत, ध्यान रखेंगे, जनता में है। जनता को अपने प्रतिनिधित्व निर्वाचित करने का अधिकार है। जनता के स्वामी न होकर सेवक है।
जो जनता का स्वामी न होकर सेवक है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, न कि संसद की। भारत में संविधान की भारतीयों के द्वारा निर्मित है और भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित है, इसलिए सबसे ऊपर आपका संविधान है। निम्न में से कौन सा भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो संघ राज्य से संबंधित याद रखेंगे सर सरकरिया आयोग है, पुंछी आयोग है, राजमन्नार समिति है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध संघ राज्य आयोग से नहीं है। इसका जो गठन हुआ था 1988 में हुआ था और चुनाव सुधार के लिए किया गया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इंडो चाइना को ध्यान रखेंगे, इंडो चाइना को फ्रांस ने अपने उपनिवेश बनाए थे और इंडो चाइना के अंतर्गत वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन हुआ था। हो चिन मिन 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया और 1976 में वियतनाम समाजवादी गणराज्य की स्थापना वियतनाम में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। इस बातों को ध्यान रखेंगे और इसकी स्थापना 1961 में नाम के रूप में किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सार्वभौमिक क्षेत्रीय एकता एवं सुरक्षा, उनकी साम्राज्यवाद, औपनिवेशिकवाद, जाति, रंगभेद, विदेशी आक्रमण, सैन्य अधिग्रहण, हस्तक्षेप आदि के मामलों में विरोध करना है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हंगरी की डैश राजधानी है? तो हंगरी की राजधानी आपको ध्यान रखना है बुडापेस्ट है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। हंगरी हंगरी वर्ष 1918 में स्वतंत्र हुआ था। उत्तर यमन और दक्षिण यमन क्रमशः 1962 और 67 में हुए थे। यमन की राजधानी साना है, पोलैंड की राजधानी वारसा है। बात करें साना की, तो साना यमन की राजधानी है, वारसा पोलैंड की राजधानी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें ध्यान रखेंगे सत्य कथन जो है, कुटिल लिपि को सिद्ध मार्तिका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो यही राइट है। जो ध्यान रखेंगे कि कुटिल लिपि को सिद्ध मार्तिका लिपि के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न नंबर आपका है, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। पंचायत समिति के सचिव बीडीओ होते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है पंचायत समिति के सचिव होते हैं और जिला परिषद का सचिव डीडीसी होता है, डीडीसी। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न में बोला है कि ग्राम सभा के विभाजन किसमें किया जाता है? तो ग्राम सभा का विभाजन वार्डों में किया जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न है कि भारत में किन राज्यों क्षेत्रों के किसानों ने खेती के लिए आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे। इसका प्रयोग करने वाला पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 1960 के दशक के अंत में क्रांति भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत कड़ी मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न में बोला है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश कौन सी समिति ने किया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है का सिफारिश किया था। बलवंत राय मेहता समिति ने सामुदायिक विकास, बात करें बलवंत राय मेहता समिति की, तो इसका गठन सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अध्ययन के लिए किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां, अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में गठित हुआ था। 1985 में आपको जीवी के राव समिति, वही सिंघवी समिति 1986 में गठित किए गए थे। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय डाक घर के लोकप्रिय योजना किसान विकास पत्र की परिपक्वता की अवधि कितने महीने की होती है? तो ध्यान रखेंगे इसकी अवधि 124 महीने की होती है।
और सॉरी 124 नहीं 123, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 123 महीनों की होती है। और पहले किसान विकास पत्र परिपक्वता जो है ना, पहले 124 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 123 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अब प्रश्न नंबर है 74। योजना अवकाश की अवधि संबंध है। तो योजना अवकाश की जो अवधि है 1966 से लेकर 1969 तक रहा था। तीसरा पंचवर्षीय योजना के तहत तीसरा पंचवर्षीय योजना की अवधि 66 तक रहा है। वही चौथा पंचवर्षीय योजना 66 से 74 रहा है, जिसमें योजना अवकाश आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 75। 75 नंबर में बोला है कि पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो ध्यान रखेंगे, पंचायत में कुल 29 विषय दिए गए हैं, वही आपको नगर पंचायत में 18 विषय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका रीजनिंग है। चूंकि हम जीके जीएस करा रहे हैं, चलते हैं हम जीके जीएस की ओर। आगे आपका नेक्स्ट जो है जीके है, प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 की ओर चलते हैं। तो 91 प्रश्न नंबर यहाँ देखिए, बोला है कि आदेश वुड के आदेश पत्र पर संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से है। मतलब वुड के आदेश में कौन से सुधार के लिए पत्र है। तो ध्यान रखेंगे, ये शिक्षा सुधार के लिए पत्र है। अगले प्रश्न 92 है। 92 में बोला निम्नलिखित में से उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो कौन है जो उत्तर भारतीय मैदान के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, ये है गोदावरी, जो कि उत्तर भारतीय के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। ध्यान रखेंगे, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। तो दिल्ली में विधानसभा है, अन्य किसी केंद्र शासित प्रदेश इधर विधानसभा नहीं है। याद रखेंगे, एक पुदुचेरी में भी विधानसभा है। आगे प्रश्न है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं। तो हीनयान और महायान याद रखेंगे बौद्ध धर्म के पंथ हैं। बौद्ध धर्म के 18 संप्रदाय में मुख्यतः हीनयान और महायान संप्रदाय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में कहलाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है। तो बांग्लादेश में याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का जमुना नाम है। बात कर लेते हैं, अब गंगा का बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अगला है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से संबंधित होते हैं। कार्बन के आवर्त सारणी के वर्ग 14 के सदस्य है। कार्बन सार्वभौमिक तत्व माना गया है। डायमंड कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बहुत ही अधिक चमकता है। हीरा एक्स किरणें के लिए पारदर्शी होता है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया। तो ध्यान रखेंगे कि गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव 2 भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि पानी की कमी के कारण कोशिकाओं के संकुचित होकर विभिन्न भित्तियों से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो विभिन्न भित्तियों से अलग होने की प्रक्रिया ध्यान रखेंगे प्लाज्मोलिसिस कहलाती है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है। COOH ध्यान रखेंगे, यह जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। बात कर लेते हैं कुछ अन्य की। तो अन्य में आपको ध्यान रखना है COCH3
ये एसिटिलीन है। वही बात कर लेते हैं एसएच की, तो एसएच मर्केप्टन है। बात कर लेते हैं हम ओएच की, तो ओएच जो है आपको एल्कोहल है। बात कर ले सीएचओ की, तो सीएचओ आपको ध्यान रखना है एल्डिहाइड है। कीटोन की बात कर लेते हैं, तो कीटोन में आपको सी, ये इस तरह का जो है ना आपको होगा, ये कीटोन है। तो इस तरह से इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तरल में प्रवाह की अद्वितीय गुण होता है में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखेंगे, ये गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। गैस तथा द्रव जो है ना तरल के तरल के प्रवाह अद्वितीय गुण होता है, यह कथन सही है। और द्रव तथा गैस तरल कहलाते हैं क्योंकि इनमें प्रवाहित होने की क्षमता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका 101 है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार एक के तरंग है? तो ध्वनि तरंगे आपको ध्यान रखना है अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होता है। जब तरंग गति की दिशा मध्यम कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर हो जाए तो यह अनुदैर्घ्य है, लेकिन जब यह लंबवत हो जाए, कणों की दिशा का लंबवत हो जाए, तो इसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। बात कर लेते हैं हम यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति की, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 से 4 हर्ट्ज के बीच होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 102। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन डैश डैश कहा जाता है। सूजन को डैश कहा जाता है, तो यह ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस श्वास नली को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है। और आइराइटिस आंख को प्रभावित करता है। और गेस्ट्राइटिस आमाशय के भीतरी दीवार में सूजन होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो है आमाशय के भीतरी दीवार, ये आंत को प्रभावित करता है। और आइराइटिस आंख को प्रभावित करता है। और श्लेष्मा झिल्ली ब्रोंकाइटिस प्रभावित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक क्वार्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे, वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण के को हम नियंत्रित कन्वर्टर से करते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, कन्वर्टर से करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका है 114। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ध्यान रखेंगे कि जल एक चक्रीय संसाधन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं को मध्य दूरी बढ़ेगी? तो ध्यान रखेंगे कि मध्य दूरी बढ़ेगी आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन कुछ हाइड्रोजन गैस को पात्र में रिसाव होने पर और हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। दो तरीके से आपको हाइड्रोजन गैस के अणुओं की मध्य दूरी बढ़ जाएगी, एक तो रिसाव, पात्र का रिसाव होने पर, या पात्र के आयतन को बढ़ाकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका, एक बार हम चलेंगे क्योंकि 122 की ओर, 121 पर होगा, 121 की ओर चलते हैं। ये रहा आपका जीके का प्रश्न। आवासीय आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर कितना स्तर है, ये बोला गया है। ध्यान रखेंगे, ये 45 डेसिबल जो है मानक शोर है। इससे ज़्यादा होने पर जो है ना शोर माना जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए आपको ध्यान रखना है 70 से 75 है, वही आपको ध्यान रखना है। आवासीय क्षेत्र के लिए 45 से 55 है और शांत क्षेत्र के लिए 40 से 50 है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 122। 122 में देखिए कि पशुपालन और पादप प्रजनन उपकरण उदाहरण है, किसके उदाहरण है? तो यह जो है आपको ध्यान रखना है, पशुपालन जो है आपको कृत्रिम चयन का उदाहरण है। और कृत्रिम चयन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें मानव केवल उन लक्षणों एवं चरित्रों को चुनता है उनसे वंश में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो भूरे होने की प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है, फॉक्सिंग कहा जाता है। पन्ने को भूरे होने की प्रक्रिया फॉक्सिंग। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर ले हैजा, तो विब्रियो कैलेडी के कारण होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाइडी के कारण होता है। कोड माइकोट्रोबैक्टीरिया बैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। सिफिलिस टेपोना पैलिडम के द्वारा होता है। वही सुजांक जो है गोनोकॉक्सस गोनोराही के द्वारा होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 18, 13, 1 है। तो ध्यान रखेंगे, इसको जोड़ा जाए तो 10, 10 और 13, 23, 23 1, 24, 24 क्रोमियम का है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख खतरा है? तो ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख खतरा है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे भंडारण और प्रकीर्णन नाभिकीय ऊर्जा के लिए खतरा है। अगले प्रश्न है, एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होते हैं? तो एक कार्बन क्रेडिट में आपको 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला बोला है, लैन काय की खोज के लिए डुब्बे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ध्यान रखेंगे, डुब्बे को 1974 में पुरस्कार दिया गया था। लाइसोसोम अधिकृत जंतुओं कोशिकाओं के मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने के लिए कोशिका में आमाशयकृत मस्तिष्क और थायराइड गुर्दे आदि पाए जाते हैं। इस तरह से ध्यान रखेंगे। लाइसोसोम आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न नंबर आपका 129। भारी जल का नामकरण का आधार क्या है? तो भारी जल के नामकरण का आधार आपको ध्यान रखना है, प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर है आपका 130। मवेशियों में मुफ्फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण हो जाता है? तो ध्यान रखेंगे, यह रोग आपको है विषाणु के कारण होता है। बात कर ले हम खुरपा का और मुंह पका, ये वायरस के कारण होता है। पोंकनी वायरस के कारण होता है। गलघोटू जीवाणु के कारण होता है। गिल्टी रोग जीवाणु के कारण होता है। थनैला जीवाणु से होता है। संक्रमण गर्भपात जीवाणु से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में गैस कौन सा निकलता है? तो ये मूत्रालय में अमोनिया गैस निकलता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है और ध्यान रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में घुलने की क्षमता अधिक पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 132 है, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि पौधा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखना है कि 5 जूल पौधा अवशोषित करेगा, 5 जूल पौधे अवशोषित करेगा, बाद बाकी सभी लुप्त हो जाएगा। 10% नियम के अनुसार जीवों के विशेष पोषी स्तरों में प्रवेश करने वाली ऊर्जा केवल 10% अगले पोषी स्तर में जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर 5 जूल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, Fe3+ Fe2+ दोनों अम्लीय मूलक है, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। कथन सही नहीं, क्योंकि ऑक्सीकृत अवस्था में परिवर्तित होते तथा Fe3+ ऑक्सीकारक कहा जाता है, इसलिए ये सही नहीं है। बोला है, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब इस ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो पिंड द्वारा
व्यवस्थित किए गए तरल के भार के बराबर होता है, यह किस नियम पर आधारित है? तो ध्यान रखेंगे, यह जो है यह आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर 35 है। 35 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अं- अंतराग्रहिक अभियान है? तो अंतराग्रहिक अभियान भारत का मंगलयान मिशन है। मंगलयान मिशन 5 नवंबर 2013 को किया गया था और 24 सितंबर 2014 को अंतरिक्ष में पहुंचा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि वास्तुकार डिजाइन से संबंधित है। सॉरी, ये रीजनिंग हमको नहीं बताना है, हमने पूरा बता दिया है आपको जीके जीएस। आशा करते हैं कि आपको यह सीरीज अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसे और शेयर कर दे, ताकि हम अगले फिर से हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। इसके बाद हम इडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस कराएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो 100% जीके जीएस का सेट प्रैक्टिस करें और अपने आप को बूस्टअप करें, ताकि आपका जीके जीएस अच्छा रहे, आप पॉजिटिव रहे, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।